मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने एसएससी जीडी की तैयारी में लगे होंगे। तो ये जो हम लोग का एसएससी जीडी का सेट है, यह सेट 2 है। आपको एक जो था वो प्रोवाइड कर दिया गया है और ये हम लोग सेट 2 देखेंगे। और इसका जो आपको पीडीएफ है, तो ये पीडीएफ कल शाम को ही 4 बजे आपको दे दिया गया था और ये सुबह 6 बजे आपका इसका सॉल्यूशन करा रहे हैं। और ये जो हम लोग सेट चला रहे हैं, तो ये स्पार्क पब्लिकेशन के तहत चला रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ पर 30 सेट को देखने को मिलेगा। 30 सेट हम लोग प्रतिदिन एक एक सेट को करेंगे। इस सेट में आपको 25 रीजनिंग से प्रश्न है, 25 मैथ से प्रश्न है और 25 हिंदी से और 25 जो है जीके जीएस का प्रश्न है। तो चलिए हम लोग सेट की ओर बढ़ते हैं। और ये सेट जो हम लोग का, ये मॉडल देखिए, यहाँ पर आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट ये 2 है। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए, तो ये हम लोग का प्रश्न स्टार्ट हुआ। प्रश्न ये पहला स्टार्ट है, तो ये पहला प्रश्न ये रीजनिंग का है। तो पहला प्रश्न सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जीके जीएस का प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग रीजनिंग का इसी में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का यहाँ पर देखिए पार्ट 2 का ये सामान्य जानकारी का प्रश्न स्टार्ट हुआ। और यहाँ पर देखिए सामान्य जानकारी 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सौरमंडल के लिए सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक, तो ये लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है। तो बिल्कुल इसका जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा मंगल। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो ये चंबल नदी पर एक जलाशय स्थित है और उसे और अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक, तो उसे और एक गांधी सागर के नाम से जानते हैं, जो चंबल नदी पर ये जलाशय बनाया गया। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। यदि आपको कोई प्रश्न फंसे और यदि आपको लगे कि ये प्रश्न का आंसर गलत है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये सर प्रश्न ये गलत है। तो फिर से उसको हम लोग टेलीग्राम पर सॉल्यूशन या उसको फिर से हम लोग बताएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 28 नंबर है कि इनमें से कौन से जोड़े मिलान सही है। ये इसमें से कौन सा जोड़ा जो मिलान का सही है। तो बिल्कुल इसमें जो सही है वह झरिया, ये कोयला के लिए है। ठीक, झरिया जो है ये कोयला के लिए है, ये झारखंड में है। आपका राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है। ये हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन कहाँ पर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो इंसुलिन का उत्पादन होता है पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में। यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है ये पैंक्रियाज ग्रंथि के बीटा कोशिकाओं में उत्पादन होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व इसमें से कौन सा है। तो ये जो आपका फ्लोरीन है, ये विद्युत का सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व है। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि यहाँ पर बोहर लिखा गया है, नील बोर होता है, वैज्ञानिक का नाम है। कह रहा है कि बोहर मॉडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये किससे संबंधित है जो बोहर का नियम है। तो यह संबंधित है ऊर्जा की परिमाणीकरण की अवधारणा पर। ऊर्जा की परिमाणीकरण की अवधारणा पर यह संबंधित है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये प्रश्न हम लोग का निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। तो संघ सूची के अंतर्गत कौन से आते हैं। रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य या बैंकिंग। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह खो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक, ये सभी जो है संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 33 नंबर कह रहा है कि भारत में वित्तीय आपातकाल अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। भारत में जो वित्तीय आपातकाल की अधिकतम अवधि है ये कितने दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है, कितनी बढ़ाया जा सकता है। तो बिल्कुल ये बढ़ाया जा सकता है 9 माह तक। ठीक, आपको याद रखना है ये 9 माह तक बढ़ाया जा सकता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न कर रहा है हम लोग का कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। तो बिल्कुल इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है। 10 डिग्री चैनल ये किसके बीच स्थित है। तो ये छोटा अंडमान एवं निकोबार के ये बीच स्थित है। राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या हम लोग का है। प्रश्न है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। तो भारत का पूर्वी समुद्री तट ये किस नाम से जाना जाता है। तो यह जाना जाता है मालाबार तट के नाम से। किसके? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के पश्चिम से पूर्व की दूरी लगभग कितनी है। तो भारत की जो पश्चिम से पूर्व की दूरी ये कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2900 किलोमीटर। कितना? 2900 किलोमीटर इसका जो पश्चिम से पूर्व का दूरी है, या फिर पूर्व से पश्चिम बोलिए, दोनों एक ही है। चलिए अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो ये सरदार सरोवर जो परियोजना है बिल्कुल यह किस नदी पर बनाई गई है। तो यह नर्मदा नदी पर बनाई गई है। किस पर? नर्मदा नदी। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश। एशिया का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश कौन सा देश है। तो वह चीन है। कौन सा? चीन है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी थी। तो ये इंडिया डिवाइडेड नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया। तो यह पुस्तक लिखा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। याद रखिएगा राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। तो ये अधिकतम संख्या पूछा गया है, तो वह हो जाएगा 543। 543 राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि भारतीय सांसद में शामिल है। ये भारतीय सांसद में शामिल है क्या। तो भारतीय सांसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों शामिल है। इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए यहाँ पर गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को कहते थे। तो चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे। तो उस सिक्कों को रूपक कहते हैं। चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे। तो रूपक नाम से उसे जानते थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न की वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव अनेक टुकड़ों में काटा जा सकता है तथा प्रत्येक टुकड़ा नए जीवों में विकसित हो जाता है डॉट कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है पुनरुद्वन। क्या कहता है? पुनरुद्वन कहलाता है। राइट आंसर इसमें आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न हम लोग का है कि कौन सा विभाज्योतक तनों तथा जड़ों की लंबाई में वृद्धि करता है। कौन सा विभाज्योतक है जो तने और जड़ों की लंबाई में वृद्धि करता है। तो वह जो लंबाई में वृद्धि करता है वह है शीर्षीय विभाज्योतक। शीर्षस्थ विभाज्योतक इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न करे कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं पर विचार करना है। विचार क्या करना है। राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, और कह रहा है कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उनका सही कालक्रम बताइए। इनका सही कालक्रम क्या है। तो इनका जो सही कालक्रम है वह है कि पहले राजा राम मोहन राय, ठीक, पहले राजा राम मोहन राय, उसके बाद दादा भाई नौरोजी, ठीक, दादा भाई नौरोजी, उसके बाद मोतीलाल नेहरू और उसके बाद महात्मा गांधी। राइट आंसर तो इसमें आपका बी हो जाएगा ये कालक्रम के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न ये हम लोग का 47 नंबर है कि दंडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गाने रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार किसको जाना जाता है। तो रघुपति राघव राजा राम के ये संगीतकार कौन थे। तो संगीतकार वो कौन थे। वह दिगंबर विष्णु पुलुस्कर थे। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न क्या है हम लोग का है, प्रश्न है कि मानसून शब्द का तात्पर्य है। तो मानसून शब्द का जो तात्पर्य है हवाओं के रुख का बदलना, हवाओं के रुख का बदलना होता है मानसून शब्द का तात्पर्य। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगवादी तथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण था। ये अलगवादी प्रथा, सॉरी यहाँ पर देखिए, ये अलगवादी प्रथा ये किसका विशिष्ट लक्षण था। तो ये जो विशिष्ट लक्षण था ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का ये विशिष्ट लक्षण था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 50 नंबर की ध्वनि वस्तुओं को डॉट से उत्पन्न होती है। तो ये ध्वनि वस्तुओं के कंपनमान से उत्पन्न होता है। ठीक, राइट आंसर ये ध्वनि वस्तुओं के कंपन होता है, कंपमान से उत्पन्न होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये ग्रुप सी का है, पार्ट सी का है। तो गणित का प्रश्न है, गणित के प्रश्नों को स्किप कर रहे हैं और चलिए हम लोग बढ़ते हैं हिंदी के प्रश्न को। तो हिंदी का प्रश्न ही हम लोग का 76 से प्रश्न स्टार्ट हो रहा है हिंदी का। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। देखिए ये पार्ट डी है और सामान्य हिंदी का प्रश्न कह रहा है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ। अपना उल्लू सीधे करना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह क्या होता है। तो इसका जो सही अर्थ होता है वह होता है स्वार्थ सिद्ध करना। राइट आंसर ये हो जाएगा, स्वार्थ सिद्ध करना इसका सही अर्थ होता है। और हिंदी के बाद हम लोग रीजनिंग का प्रश्न 1 से स्टार्ट करके 25 तक अंत कर देंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 77 कि परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। बिल्कुल, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये पर प्लस उपकार। क्या होगा यहाँ पर, पर प्लस उपकार। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि तिमिर विलोम, तिमिर का विलोम क्या होता है। तो ये तिमिर का विलोम प्रकाशय होता है। क्या होता है, प्रकाशय। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है कि पौ 12 होना मुहावरे का सही अर्थ। तो पौ 12 होना मुहावरे का जो सही होता है वह होता है सभी तरह की सुख सुविधाओं का होना। सभी तरह का सुख सुविधाओं का होना ये पौ 12 होना मुहावरे का सही अर्थ होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है हम लोग का है, प्रश्न है कि हिंदी का वर्णमाला में स्वरों की संख्या। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। जो अ आ होता है उसी का संख्या पूछा गया है। तो 11 होता है। कितना होता है, 11। राइट आंसर सी हो जाएगा। और चलिए ये अगला प्रश्न ये थोड़ा सा निर्देश दिया गया है, इसको पढ़ते हैं। कह रहे कि प्रश्न 81 से 85 तक नीचे दिए गए गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के लिए दिए गए संभावित उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर का चयन करना है। थोड़ा सा हम लोग इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं, पढ़ लेना। चलिए कह रहा है गद्यांश कि अंग्रेजों ने भारत पर सैकड़ों वर्षों तक फूट डालो राज करो वाली नीति से शासन किया। कई कुर्बानियों के बाद भारत स्वतंत्रता हुआ, लेकिन अपनी पराजय के बौखलाए अंग्रेजों ने जाते जाते सांप्रदायिकता के जहर को हमारे देश में फैला दिए। सांप्रदायिकता के इसी विष को गांधी ने अपने बलिदान से शांत किया। भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया, परंतु आज फिर भारत में सांप्रदायिकता अपना सिर उठाने लगा है। आज हम फिर इसका शिकार हो रहे हैं। ठीक, ये जो हम लोग का गद्यांश था हम लोग पढ़ लिया। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए तो यहाँ पर कह रहा है 81 नंबर कि अंग्रेजों ने भारत पर राज करने के लिए कौन सी नीति अपनाई। तो ये अपनाए थे फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। ये राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि अंग्रेजों जाते जाते भारत को क्या दे गए। जाते जाते ये भारत को क्या दे गए। तो ये दे गए थे सांप्रदायिकता का जहर दे गए थे। सांप्रदायिकता का जहर दे गए जाते जाते। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत एक इसका जो राइट आंसर है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया।
तो कितना किया, ये सैकड़ों वर्षों तक किया था। ये कितने वर्षों तक, तो सैकड़ों वर्षों तक भारत पर राज्य किया। अगला प्रश्न क्या है, 85 नंबर की अंतर्गत गत्वा अंग्रेजों ने भारत को दी। तो अंतर्गत गत्वा ये भारत को अंग्रेजों ने क्या दिया, तो अंग्रेजों ने भारत को आज़ादी दी। क्या दी, आज़ादी दी। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए फिर प्रश्न कह रहा है कि 86 से 88 तक निम्नलिखित शब्दों को बहुवचन बताना है। शक्ति, शक्ति का बहुवचन क्या होगा, तो शक्ति का बहुवचन आपका शक्तियाँ होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, शक्तियाँ होता है। चलिए अगला प्रश्न है 87 नंबर, डिबिया क्या है, डिबिया। तो डिबिया का जो बहुवचन होगा वह क्या होगा, डिबिया होगा। ये जो चंद्रबिंदु होगा वही वाला, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, खूंटी, खूंटी का जो बहुवचन होगा वह खूंटिया होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 89 से 91 तक निम्नलिखित में से लिंग परिवर्तित करना है। तो लिंग परिवर्तन करना है गीदड़ का, गीदड़ का लिंग परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पर गीदड़ी होगा। क्या होगा, गीदड़ी। अगला प्रश्न है कि कहार, तो कहार का जो सही ये लिंग परिवर्तन करना है तो कहार का हो जाएगा सही कहारिन, ठीक। राइट आंसर ए हो जाएगा, कहारिन। राइट आंसर ये कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग का है नट, नट का जो लिंग विलोम करेंगे तो नटिन हो जाएगा, ठीक। ये स्त्रीलिंग है और इसको पुल्लिंग में कन्वर्ट करना है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि प्रश्न 92 से 95 तक निम्न लिखित प्रश्नों में से सही शब्द कौन सा है, ठीक। यहाँ पर देखिए ये जो आपको 92 नंबर प्रश्न दिख रहा है इसमें अधिकृत लिखा गया है। क्या लिखा गया है, अधिकृत लिखा गया है, लेकिन आपको चूज करना है कि जो कौन सा अधिकृत है वो सही है। तो ये जो पहला नंबर का अधिकृत, ये जो पहला ऑप्शन ए का अधिकृत प्रोनाउंसिएशन है ये बिल्कुल सही है। इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसका थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक। पेन चेंज कर लिया और थोड़ा, चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है अन्वेषण, अन्वेषण जो इसमें कौन सा जो सही है, ठीक। अन्वेषण इसमें खोजना है कि कौन सा अन्वेषण सही है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषण। ये जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी का है यह अन्वेषण सही है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न हम लोग का ये 94 नंबर प्रश्न है कि अनुक्रम, इसमें से कौन सा जो है शब्द अनुक्रम लिखा गया वो सही है प्रोनाउंसिएशन के आधार पर। तो ये जो ऑप्शन सी का अनुक्रम लिखा गया है यह बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी का अनुक्रम बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 95 प्रश्न कह रहा है, प्रश्न 95 नंबर कह रहा है कि यहाँ पर अभिषेक, अभिषेक कौन सा अभिषेक सही है, अभिषेक कौन सा सही है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन सी का है ये अभिषेक, सी नंबर ऑप्शन का अभिषेक है, यह बिल्कुल सही है प्रोनाउंसिएशन के आधार पर। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न की वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 48 होती है। कितनी, 48 होती है। राइट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ण क्या है, वर्ण क्या है। तो वर्ण क्या है आपको बताना है, ये अक्षर होते हैं, जो वर्ण होते हैं ये अक्षर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि संधि के कुल कितने भेद है, संधि के कुल कितने भेद हैं। तो संधि के कुल 3 भेद है। कितने भेद है, संधि के 3 भेद हैं। चलिए अगला प्रश्न को, इसको थोड़ा सा हम लोग जूम करते हैं नहीं तो ये फट जा रहा है। चलिए कह रहे हैं कि संज्ञा की विशेषता बतलाता है, संज्ञा की विशेषता कौन बतलाता है। तो अब बताता है विश्लेषण, क्या सॉरी ये विशेषण बताता है। इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। और 100वें नंबर प्रश्न में है कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। 100 नंबर प्रश्न है कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो ये जो वर्ण के प्रकार होते हैं वह वर्ण के प्रकार कितने होते हैं, आपको ये 4 होते हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, 4 होते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, 4 होते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न अब देखते हैं, रीजनिंग का प्रश्न देखते हैं। हिंदी और ये क्या, हिंदी और हम लोग जीके का प्रश्न कंप्लीट कर लिए और हम लोग रीजनिंग का प्रश्न को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। चलिए 1 नंबर से हम लोग यहाँ पर मिल गया 1 नंबर। देखिए यहाँ पर पहला पार्ट 1 है सामान्य बुद्धि
एवं तर्क से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रीजन लिखा गया, रीजन जो रीजन लिखा गया है इसका जो 6 लिखा गया है इसको कूट भाषा में लिखा गया है, और यहाँ पर बिलीव्ड लिखा गया है इसका 7 लिखा गया है। तो ये गवर्नमेंट का क्या होगा, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये जो देखिए यहाँ पर जो ये डिजिट लिखा गया है, यहाँ पर डिजिट लिखा गया तो ये 6 अंक का है, तो यहाँ पर 6 लिख दिया गया है। यहाँ पर 7 अंक का डिजिट है तो 7 लिख दिया गया है। तो इस उसी प्रकार हम लोग खोजना है कि ये जो गवर्नमेंट है ये कितने अक्षर का है, तो ये गवर्नमेंट जो है 10 अक्षर का है। तो इसमें आपका 10 आंसर राइट आंसर ए हो जाएगा, 10 अक्षर, इसमें कुछ नहीं करना था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का क्या है, प्रश्न दूसरे नंबर प्रश्न कह रहा है कि डिस्टर्बेंस में पहले अक्षर को अंतिम अक्षर के साथ बदल दिया जाता है, तो दूसरे अक्षर को 10वें अक्षर के साथ तो अन्य अक्षर इसी प्रकार आपस में बदल दिए जाते हैं। तो नवीनतम अक्षर शब्द में टी अक्षर के बाद कौन सा होगा। ठीक, ये प्रश्न आपको क्या कह रहा है, देखिए ये जो प्रश्न कह रहा है कि इसको आपस में ही बदल देना है। इसको कैसे आपस में ही बदल देना है, डी को ई लिख देना है, आई को सी लिख देना है, एस को एन लिख देना है, टी को ए लिख देना है, यू को बी लिख देना है, और आर जो है इसको आर को आर जे छोड़ देना है। तो ये जो हम लोग इसको बदलेंगे तो ये प्रश्न कह रहा है कि टी अक्षर के बाद कौन सा अक्षर आएगा। यहाँ पर टी अक्षर के बाद कौन सा अक्षर आएगा, तो ये जो बदलेंगे तो टी के बाद बदलेंगे, तो चूँकि ये बदलेंगे तो ये उल्टा होगा। तो टी के बाद कौन सा आ जाएगा, टी के बाद आएगा यहाँ पर देखिए ये टी के बाद एस आएगा, तो इसमें आपका राइट आंसर एस हो जाएगा। आप लोग इसको बदल के देखिएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एस आएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न ये हम लोग का, यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए तो दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति सही प्रतिबिंब, यह दर्पण का प्रश्न है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये दर्पण का प्रतिबिंब है। यदि हम लोग यहाँ इसका दर्पण एमएन पर रखेंगे तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा वह प्रतिबिंब बी नंबर वाला बनेगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और कुछ गाय हैं, इसमें इनके पैरों की संख्या 140 है तथा मस्तिष्क की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी। तो इसमें मुर्गियों की संख्या पूछा, मतलब बताना है कि ये मुर्गियों की संख्या क्या होगी। तो ये देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऑप्शन के आधार पर बनाएंगे। इसको कैसे बनाएंगे, तो ऑप्शन के आधार पर बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए उठाएंगे, और यहाँ पर कितना दिया गया है, तो मुर्गियों की संख्या हम लोग ज्ञात करना है। चूँकि हम लोग का यहाँ पर मुर्गियों की संख्या ज्ञात करना है तो हम लोग पहले ऑप्शन ए को उठाएंगे। और मुर्गी के कितने पैर होते हैं, तो 2 होते हैं। तो इसको हम लोग 22 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा 44, 22 गुना 2 44। और फिर कितना बचा, तो 48, चूँकि कुल जो सर की संख्या, जो मस्तिष्कों की संख्या है 48 है, तो इसमें 22 में से जब 48 के हटाएंगे तो 26 बचेगा। और 26 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से क्यों, क्योंकि ये जो गाय के पैरों की संख्या होगा वह 4 होगा। तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो 104 हो गया। कितना हो गया, 104 हो गया। और हम लोग इस 44 को और 104 को जोड़ेंगे तो ये हम लोग का जो 140 नहीं हो पा रहा है, तो ये जो ऑप्शन ए है गलत है, ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। फिर हम लोग बढ़ेंगे ऑप्शन 2 की ओर, बढ़ेंगे। फिर हम लोग 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 46 होगा। और फिर कितना बचा, तो फिर जो बचा ये 25 बचा, तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 और यहाँ पर 46 कितना हो गया, 146 हो गया। फिर भी ये गलत है, ये भी ऑप्शन जो बी नंबर भी ऑप्शन है ये गलत हो गया, 140 नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को दोनों को जोड़कर 140 लाना है, किसी हाल में जोड़कर 140 लाना है। चलिए हम लोग अगली बार कौन सा ऑप्शन, अगली बार हम लोग डी ऑप्शन उठाते हैं, मुर्गियों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 26 ले रहे हैं मुर्गियों की संख्या, और इसको 2 से गुना करते हैं क्योंकि इसका पैर 2 होता है। तो 26 दूनी 52 हो गया। बचा कितना, तो 26 मुर्गी ले लिए तो हम लोग का 4, और ये कितना, ये जो बचा 22 बचा। ठीक, 48 में से ये
26 घटाएंगे तो 22 बचा, और 22 को 4 से गुना करेंगे तो 22 चौके 88 होता है। और 88 और 52 हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितना हो जा रहा है, ये 140 हो जा रहा है। ठीक, 88 और 52, ये 88 और 52 को जोड़ेंगे तो 140 हो जा रहा है। तो कितना, ये 140 हम लोग को तब मिल गया, लेकिन ये कौन सा ऑप्शन पर मिला, तो ये ऑप्शन डी पर मिला। जब हम लोग 26 मुर्गियों की संख्या लिए तब मिला, तो ये इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न ये हम लोग का, विनोद भास्कर का भाई है, मोहन विनोद की बहन है, बीरबल प्रीतम का भाई है, और प्रीतम भास्कर की बेटी है, बीरबल का अंकल कौन है। ठीक, इस प्रश्न को भी हम लोग देखते हैं और इसको भी खूबसूरत तरीक़े से देखेंगे। और यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो इसका जो शॉर्ट स्क्रीन है, ये मतलब कहने का, इसको कॉपी पर बनाकर और आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, ये ऑप्शन 5 नंबर लिखकर। तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए ये यहाँ पर है, ये विनोद भास्कर का भाई है। ठीक, यहाँ पर हम लोग विनोद लिखते हैं, ये विनोद है, यहाँ लेते हैं विनोद, इसको यहाँ लेते हैं, बी से डिनोट करते हैं, और भास्कर को भी बी से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक, और यहाँ पर हम लोग देते हैं, ये जो विनोद भास्कर का ये भाई है। ठीक, ये क्या है, ये भाई है, और ये थोड़ा इसमें थोड़ा लंबा पड़ जाएगा तो इसको हम इस वहाँ दे देंगे, टेलीग्राम पर दे देंगे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वह राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें आपका विनोद हो जाएगा। ये जो बीरबल का अंकल कौन है, तो ये विनोद हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, ये थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा इसमें बनाने में तकलीफ़ होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, और इसका जो कॉपी पर बनाकर टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर श्रेणी क्रम में सजाना है, ये क्या है, तो ये देखिए यहाँ पर भी कुछ नहीं करना। ये जो 4 है, 2 का स्क्वायर है, 3 है, 9 है, 3 का स्क्वायर है, 16 है, 4 का स्क्वायर, ये जो, और यहाँ पर जो होगा 1 होगा, क्या होगा, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 1 होगा, और उसके बाद 1 के बाद 2, इसके बाद 3, 4, ये सभी बढ़ते गया है स्क्वायर में, तो इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करना है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। क्या कुछ नहीं करना है, इसको देखिए ऐसे करना है, ऐसे करके और ऐड कर देना है, अर्थात जोड़ देना है। तो ये जोड़ेंगे तो 35 आएगा, कितना आएगा 35। इसको भी जोड़ देना है, ऐसे ही जोड़ना है। ठीक, तो इसको जोड़ेंगे तो भी 35 आएगा, और इसको भी जोड़कर हम लोग को 35 लाना है किसी भी हाल में। तो ये 10 और 11 कितना होगा, 21 कितना घट रहा है, तो 9 और 5 14, 14 घट रहा है, तो इसमें आपका राइट आंसर 14 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्याएं ज्ञात करना है, चलिए इसको ज्ञात करते हैं। 16, 7, 207, तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो किया गया है, 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 256 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। ठीक, तो इसको 256 से, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे 256 को 49 से, तो ये 207 मिल जाएगा। उसी प्रकार इसको भी करना है, तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये 625 होता है। ठीक, और इसको माइनस करते हैं 21 का स्क्वायर से, तो 21 का स्क्वायर जो होता है 441 होता है। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो ये माइनस करेंगे तो 184 मिलेगा। तो 184 यहाँ पर लिख देंगे, और इसमें आप ऑप्शन नंबर डी में है तो ऑप्शन डी लगा देंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि निम्न में से विषम को ज्ञात कीजिए। निम्न में से विषम को ज्ञात करना है। इसमें विषम कौन से आपको दिख रहा है। ठीक, इसमें विषम कौन सा दिख रहा है, तो ये देखिए ये ऐसे किया गया है। ये कैसे किया गया है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लें इसको, और जूम करके बता रहे हैं। यहाँ पर जो किया गया है, इसमें देखिए ये 3 1 का जो मल्टीप्लाई होगा 3 होगा। ठीक है, यहाँ पर 4 2 का मल्टीप्लाई 8 करके बीच में डाल दिया गया है। फिर 5 1 का गुना करेंगे और ये 5 आएगा तो 5 बीच में डाल दिया गया है। फिर 6 3 का मल्टीप्लाई करके 6 आया, 6 बीच में डाल दिया गया है।
फिर यहाँ पर 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन यहाँ पर बीच में 8 ही डाला गया। ठीक, यहाँ पर बीच में 8 ही डाला गया है और आएगा हम लोग का 9। उसी प्रकार ये भी है और ये भी है, तो इसमें जो हम लोग का नहीं मिला ये 383 गलत है। ये जो सभी के रूप में नहीं आया तो यहाँ पर 383 इसमें से भिन्न है, तो राइट आंसर ये 383 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न हम लोग का 10 नंबर प्रश्न क्या हो रहा, कितने नंबर, मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन से 64 दिन बाद आता है। यदि मेरा जन्मदिन सोमवार को होता है तो मेरा जन्मदिन हफ्ते के कौन से दिन को होगा। ठीक, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। क्या कुछ नहीं करना है, कह रहा है कि मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन के 64 दिन बाद आता है। ठीक, यदि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को है, यदि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को है, ठीक है, आपके भाई का जो जन्मदिन है सोमवार का हो, हमने मान लिया, तो इसको मान लिया कि हम आपके भाई का जो जन्मदिन है सोमवार को है, तो और इसके जो 64 दिन बाद है आपका जन्मदिन है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग 64 को लेंगे और 64 को 7 से कटाएंगे, 7 9 63, 7 9 63, शेषफल बचा 1, शेषफल कितने बचा, 1 बचा। और हम लोग यहाँ पर सोमवार में 1 ऐड करेंगे, तो सोमवार में जब हम लोग 1 ऐड करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, मंगलवार, कितना आ जाएगा, मंगलवार। तो आपका जो जन्मदिन होगा वह मंगलवार होगा, राइट आंसर ए होगा। समझ में आया। चलिए फिर से एक बार बताते हैं, ये जो आपके भाई का जो जन्मदिन है सोमवार को है और आपका उसके 64 दिन बाद आता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको भाई का याद रखना है कि ये कौन से दिन को है और उसको, और जितने दिन बाद आया 64 दिन, 64 को 7 दिन से हम लोग भाग करेंगे, क्योंकि 7 दिन पर जो है दिन बदल जाता है। तो 7 को हम लोग मल्टीप्लाई इसको भाग दिया तो कितना 63 और बचा शेषफल 1, जो शेषफल बचा उसी को हम लोग यहाँ पर सोमवार में ऐड कर दिए, तो सोमवार में हम लोग 1 बचा तो 1 ऐड कर दिया और आ गया मंगलवार, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, तो प्रश्न क्या है, ये प्रश्न आपका ये रहा कि निम्नलिखित आकृति में से आयत समारोह में नियोजक प्रदर्शित करता है। ये जो आयत का ये फॉर्म बनाया गया है इसमें समारोह नियोजक प्रदर्शित करता है, और ये वृत्त जो है इल्ट्रेट्स को प्रदर्शित करता है, त्रिभुज गेमर्स को प्रदर्शित करता है, वर्ग भारतीय को प्रदर्शित कर रहता है। तो अक्षर का कौन सा समूह उन समारोह नियोजकों को प्रदर्शित करता है जो गेमर्स है। तो कौन सा जो है ये आपका यहाँ पर है कि जो नियोजक को प्रदर्शित करता है और गेमर्स दोनों को प्रदर्शित कर रहा है। कहने का मतलब कि दोनों में कॉमन कौन सा है, दोनों में कौन सा कॉमन है, तो ये जो देखिए ये त्रिभुज है जो गेमर को प्रदर्शित कर रहा है, और ये जो आयत है ये आयत है समारोह नियोजक को, और इन दोनों में हम लोग का कॉमन ढूंढना है। यहाँ पर इन दोनों में कॉमन ढूंढना है, तो इन दोनों में हम लोग का जो कॉमन मिला है वह कॉमन यहाँ पर बी मिल रहा है। ठीक, यहाँ पर बी मिला है तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए ऑप्शन में देखते हैं बी नंबर किधर है, तो ऑप्शन में जो बी यहाँ पर है सी नंबर में, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है कि एक अनुक्रम दिया गया है, इसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वही सही विकल्प चुनना है जो अनुक्रम को पूरा करता है। ठीक, इसको कैसे किया गया है, तो इसमें भी थोड़ा आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना है, और वह दिमाग क्या लगाना है कि देखिए यहाँ पर जो सभी में किया गया है, यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, और यहाँ पर देखिए यहाँ इसमें तीन बढ़ाया गया, 3 प्लस किया गया है, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, मतलब कहने का मतलब कि 3 आगे की ओर बढ़ता गया है ये जो अल्फ़ाबेट का अक्षर है। तो यहाँ पर हम लोग सीधे यहाँ चलते हैं और यहाँ से हम लोग 3 ऐड करते हैं, ओ में हम लोग 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा, ओ 15 पर और 3 करेंगे तो 15 3 कितना होता है, 15 3 कितना होता है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 3 सॉरी हम बोल दिए प्लस नहीं किया गया, इसमें माइनस किया गया, 3 जो है यहाँ पर 3 माइनस किया गया है। ठीक, माइनस यहाँ पर 3 किया गया, फिर यहाँ से -3, फिर यहाँ पर -3, फिर इसमें भी, मतलब कहने का मतलब कि माइनस किया गया, 3 घटाया गया है। ठीक, तो हम लोग इसमें भी 3 घटाएंगे, ओ में 3 घटाएंगे तो एल होगा, क्या होगा, ओ में 3 घटाएंगे तो एल होगा, एच में 3 घटाएंगे तो ई होगा, और जो
टी में हम लोग 3 घटाएंगे तो क्या होगा, जब हम लोग टी में 3 घटाएंगे तो क्यू होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर LEQ ऑप्शन नंबर सी का सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। यह प्रश्न कह रहा है कि निम्न चित्रों में वर्गों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो इसमें वर्गों की संख्या गिनने का भी एक सूत्र होता है। इसको हम लोग यहाँ पर ये वर्ग है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे। तो ये कितना 9 4 और 1 9 4 13 1 14। इसमें जो वर्गों की अधिकतम संख्या है वो 14 है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि 3 के विपरीत सतह में कौन सी संख्या है। यहाँ पर 3 के विपरीत सतह में कौन सी संख्या, हम लोग उसी को ढूंढना है। तो ये जो पासे का प्रश्न है, हम लोग इसको बहुत खूबसूरत तरीके से थोड़ा सा समझ लेते हैं डायग्राम बनाकर। और वो कैसा डायग्राम, तो सबसे पहले हमारे साथ आप देखिए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि हम लोग इसका काम पड़ेगा। और वह क्या का ऐसे, इसको पहले ऐसे बना लेते हैं ऐसे, और फिर इसको ऊपर से ऐसे लेते हैं और फिर ऐसे लेना है। ठीक, फिर इसको 1 2 और यहाँ पर 3। ठीक, तो 4 खंदा हो गया। और इसको हम लोग किसी एक लूडो को उठाना है और इसका हम लोग संख्या को घुमाएंगे। ठीक, तो और इसको घुमाएंगे कैसे, तो हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। तो घड़ी की दिशा में घुमाना है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेते हैं, क्या लेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लेंगे हम लोग 6 1 और 3 लेंगे। ठीक, यहाँ पर 6 1 और 3 लेंगे और इसको हम लोग सही दिशा में, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। ठीक, ये घड़ी की दिशा में घुमाएंगे क्लॉकवाइज। तो ये जैसे घूम रहा है 1 3 6 1 1 3 6, तो उसी प्रकार ये भी 1 3 6 घूम रहा है। फिर हम लोग अगले को लेंगे, यहाँ पर 5 4 2 लेंगे, 5 4 2 लेंगे। तो 5 4 2 हम लोग लेते हैं कहाँ पर, यहाँ पर 5 लेते हैं, 5 यहाँ पर ले लिए और फिर क्या लेते हैं, तो 5 4 2 यहाँ पर 1 ले लिया और यहाँ पर थोड़ा सा पीछे करते हैं इसको। पहला हम तो घुमा दिए, फिर हम लोग दूसरा घुमाएंगे। और दूसरा कौन सा घुमाएंगे, तो 5 4 2 ये घुमा दिए ऐसे। ठीक, ये हम लोग ऐसे घुमा दिए, ये आप समझ रहे हैं, इसको हम लोग ऐसे घुमा दिए और हम लोग का जो घूम गया, ये दोनों ये क्लॉकवाइज घूम गया। और तीसरा कह रहे हैं ये कौन सा घूम गया, 2 घूम गए, दो को हम लोग क्लॉकवाइज घुमा दिए। और चलिए तीसरा को घुमाते हैं, यहाँ पर तीसरा है 1 5 3 1 5 3। तो 1 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लोग 5 रख देते हैं क्योंकि यहाँ जो संख्या है ये सीधे बाहर आ जाएगा। ठीक, तो सीधे बाहर आ जाएगा, तो इसको हम लोग घुमाते हैं 1 5 3 1 5 3, राइट आंसर इसका 1 5 3। ये भी घूम गया और एक बचा ये वाला, ये बचा तो 2 6 3, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाते हैं 2 6 3। तो कहाँ पर है 2 6 3, इसको ऐसे पकड़ेंगे, 2 यहाँ पर है, इसके बाद यहाँ पर 6 और इसके बाद 3, इसको ऐसे घुमा दिए, इसको ऐसे घुमा दिए। तो ये हम लोग के पूछा गया है कि 3 के विपरीत कौन सा है, 3 के विपरीत शब्द कौन सा है, तो 3 के विपरीत कौन सा है, तो यहाँ पर 3 है और इसके जो जस्ट विपरीत है वो 5 है। 3 के विपरीत 5 है, तो इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 5 कौन से ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन सी में 5 है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न ये भी वैसा ही प्रश्न है, इसका जो बिल्कुल इसका जैसे हम लोग पासा का बनाए उसी प्रकार इसको भी आप लोग बनाइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह नीला होगा, ये सॉरी नारंगी होगा। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि जब शीर्ष पर होगा तो तली में कौन सा होगा, जब शीर्ष मतलब जब ऊपर नीला होगा तो तली नीचे कौन सा होगा, तो नारंगी होगा। ठीक, इसमें राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। चलिए ये 16वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि 6 12 या 20 30 42 56। तो ये देखिए ये कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 6 का अंतर है, फिर 8 का, फिर 10 का, फिर 12 का, फिर 16 का। तो अगली बार कितने का हम लोग ऐड के बढ़ाना है, तो 16 के बाद 2 बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे 16 के बाद फिर हम लोग 2 बढ़ाएंगे तो कितना 18, 56 में 18 जोड़ेंगे तो 72 होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है,
प्रश्न है कि 17 से 19 तक इन प्रश्नों का यहाँ पर रिक्त स्थान, ये देखिए इसको हम लोग खोजना है। ठीक, ये कैसे खोजना है? तो यह जो खोजना है ये बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा आपको माइंड बढ़ाना है। ये देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे और 8 का स्क्वायर करेंगे। 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 हो जाएगा। फिर 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ठीक, तो और 100 और 64 को जोड़कर और 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा? यहाँ पर 164 होगा। 164 को 2 से भाग देंगे तो 82 हो जाएगा, और वहीं पर ये जो 82 है लिख दिया गया है। फिर अगला भी उसी प्रकार करना है। 20 का स्क्वायर करना है। 20 का स्क्वायर 400। 400 और 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो 16 होता है। कितना हो जाएगा? 416। 400 यहाँ पर 416 को 2 से भाग देंगे तो 208 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार अगला चलते हैं। 15 और यहाँ पर 5, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। और फिर 5 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर 25 होता है। फिर 2 ऐड करेंगे, 2 से भाग देंगे और ये जो कितना होगा? 250 हो जाएगा। 250 को 2 से भाग देंगे 125 हो जाएगा। 125 ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर में 125 है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, यहाँ पर पुट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यह प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न कुछ नहीं करना, ये तो और इजी है। यह प्रश्न और इजी है। यह 18 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर ऐसे घुमाया गया है तो क्या किया गया है कि इसको 20 और 4 को गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा। 16 और 5 को गुना करेंगे तो भी 80 हो जाएगा। फिर ये देखिए 10 में 10 को गुना करेंगे 100 होगा। 20 में 5 को गुना करेंगे कितना होगा? 100 होगा। तो फिर हम लोग ये 9 को गुना करेंगे 8 से तो 72 हो जाएगा। तो हम लोग 12 को कितने से गुना करेंगे कि 72 होगा? तो हम लोग 12 को 6 से गुना करेंगे तो 72 होगा। 12 6 72, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 6 से गुना करने पर 72 मिल जा रहा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि बाढ़, पानी तो तूफान। तो बाढ़ का जो बाढ़ आता है पानी से आता है, तो ये तूफान कैसे आता है? तो ये तूफान हवा से आता है। कैसे? हवा से। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 20 नंबर प्रश्न है। ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन। और चलिए यह प्रश्न कह रहा है कि रमेश राहुल का इकलौता पुत्र है। रमेश राहुल का इकलौता पुत्र है। सीमा रमेश की दादी है। अंकुर सीमा का पति है। तो अंकुर रमेश का कौन सा है? तो अंकुर रमेश का जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? वह दादा हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा बनाते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है कि यहाँ पर रमेश राहुल का इकलौता पुत्र है। राहुल को आर से डिनोट करते हैं। और फिर हम लोग इसको यहाँ पर रमेश है, इसको आर ए से करते हैं, आर ए से रमेश को। और यहाँ पर कह रहा है कि ये जो राहुल इकलौता पुत्र है रमेश का। ठीक, रमेश राहुल का, ये राहुल का इकलौता पुत्र रमेश है। ठीक, तो ये पुत्र है, इसको हम लोग एस ले डिनोट कर देते हैं। सन है, ये सन हो गया, इसका राहुल का सन रमेश हो गया। ठीक, और कह रहे कि सीमा रमेश की दादी है। रमेश यह है और ये रमेश है और इसकी दादी, ये जो है दादी, यहाँ पर दादी, इसको दादी कर दिए। और ये सीमा है। ठीक, तो सीमा यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि सीमा इसकी दादी है। तो ये राहुल का बेटा रमेश है। और ये जो बेटा का दादी राहुल का कौन लगेगी? तो राहुल की माँ लगेगी। ठीक, कौन सा? राहुल की माँ लगेगी। तो यहाँ पर माँ हो जाएगा। राहुल का संबंध सीमा से माँ हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि अंकुर सीमा का पति है। यहाँ पर कोई अंकुर व्यक्ति आ जाता है, सीधे अंकुर ए से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर सीमा का पति है। ठीक, सीमा का पति है। तो यहाँ पर रमेश से क्या संबंध होगा? तो यदि ये सीमा दादी है रमेश का, तो दादी के पति कौन होगा? दादा होगा। ठीक, दादी का पति कौन होगा? तो दादा होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा। ठीक, और ये जो राहुल का होगा ये, तो राहुल का अंकुर पिता होगा और रमेश का दादा होगा। ठीक, चलिए तो राइट आंसर सी हो गया है।
अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि इन्हें सही प्रकार से मिलान करें। इसको सही प्रकार से मिलान करना है तो प्रिंटिंग है, कंपोजिंग है, राइटिंग है, बाइंडिंग है। ठीक, तो ये देखिए सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले राइटिंग होगा। क्या होगा? पहले लिखावट होगा, पहले उसको लिखा जाएगा, फिर उसके बाद कंपोजिंग होगा। कंपोजिंग का अर्थ होता है कि अक्षर का संयोजन, अक्षर को मिलाना है कि किधर कहाँ रखा जाए। ठीक, उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद प्रिंटिंग होगा। तो उसके बाद क्या होगा? प्रिंटिंग होगा, और प्रिंटिंग मतलब कि छपाई होगा, और उसके बाद बाइंडिंग होगा। बाइंडिंग का मतलब किताब बनाना, मतलब इसको एक फोल्डिंग में करके और इकट्ठा करना, तो ये बाइंडिंग होता है। तो ये सबसे पहले क्या होगा? राइटिंग, उसके बाद कंपोजिंग 2, और उसके बाद 1 3, और इसके बाद 4 बाइंडिंग। तो इसमें राइट आंसर ए कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से अलग पद ज्ञात करना है। यहाँ पर अगला पद करना है ज्ञात। क्या करना है? तो 1 9 9 25 49 81। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 का 1 है, और ये जो है 3 का स्क्वायर है। फिर अगले बार 4 को छोड़कर 5 का स्क्वायर है, फिर 6 को छोड़कर 7 का स्क्वायर है, और फिर 8 को छोड़कर ये जो 81 है 9 का स्क्वायर है। तो हम लोग 10 को छोड़कर 11 का स्क्वायर करेंगे, तो 11 का स्क्वायर क्या होगा? 121 होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि कपड़ा का जो संबंध है मिल से है, तो समाचार पत्र का संबंध किसके होगा? इसका प्रेस से होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा, इसका संबंध प्रेस से होगा। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर जो रिक्त स्थान एक जगह दिया गया, इसी को हम लोग ढूंढना है। और वो कैसे ढूंढना है? तो ये देखिए, ये कैसे ढूंढना है, तो ये देखिए यहाँ पर 4 7 9 3, 4 7 9 3, इन तीनों को गुना करना है। ये बाहरी जो संख्या है इसको गुना करके 10 से भाग देना है। ठीक, ये जो बाहर का संख्या है यहाँ पर जैसे 4 और 7, 4 7 9 3, तो इसको गुना करेंगे तो 756 होगा। कितना होगा? 756 होगा। 756 को हम लोग जब 10 से भाग देंगे तो कितना होगा? यहाँ पर 75.6 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार इसको हम लोग करते हैं 4 गुणे 5, 5 के 20, 20 60 है, और 60 को हम लोग 10 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पर 60 को, यहाँ पर क्या होगा? 60 को 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर 6 आया है, 6 आ गया। तो बिल्कुल ये उसी प्रकार हम लोग इसको करेंगे। 5 को 2 से गुना, 5 दूनी 10, 10 3 30, 30 चौका 20 से 120, 120 को हम लोग 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 120 को कटाएंगे तो हम लोग का ये 12 हो जाएगा। राइट आंसर 12 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन बी में 12 है, राइट आंसर बी कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये अंतिम नंबर प्रश्न है, और ये प्रश्न कथन निष्कर्षण सिलोजिज्म का प्रश्न है। कह रहे कि आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निश्चित रूप से कथकों द्वारा सही निकाला जा सकता है यदि कोई हो। चलिए पहला कह रहा है कि यहाँ कथन दिया गया, कह रहा है कि कोई भी प्लास्टिक पॉलीमर नहीं होता, कोई भी प्लास्टिक पॉलीमर नहीं होता है। दूसरा है कुछ रबर प्लास्टिक होते हैं, कुछ रबर प्लास्टिक होते हैं। और तीसरा है कि सॉरी ये दो ही कथन है, और यहाँ पर निष्कर्ष निकालना है कि कुछ पॉलीमर रबर होते हैं। यहाँ पर कुछ पॉलीमर रबर होते हैं, कुछ पॉलीमर रबर होंगे, बिल्कुल नहीं, इसमें कोई संबंध ही नहीं है। फिर कह रहे हैं कि सभी रबर पॉलीमर होते हैं, सभी रबर। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर रबर, यहाँ देखिए रबर यहाँ है और पॉलीमर यहाँ है, इसका भी कोई संबंध नहीं है। तो इसमें क्या होगा ना कि इसमें ना तो ए सही है और ना ही बी, क्योंकि इसमें से ना तो ये सही कह रहा है और ना ही ये सही कह रहा है। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। तो ये हम लोग का रीजनिंग का प्रश्न कंप्लीट कर लिए, और इसमें जो हम लोग सेट में छोड़े हैं तो ये सिर्फ मैथ का प्रश्न को 25 प्रश्न मैथ का है, उसी को हम लोग छोड़े हैं। तो यह जो हम लोग का सेट था यह सेट 2 था, और सेट 3 आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।